हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु कुमार, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। तो लास्ट लेक्चर तक हमने गॉस लॉ कंप्लीट कर लिया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा जो बचता है एंड है लगभग, तो वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ठीक है, चलिए। एक्चुअली हमारा होता क्या है, सबसे पहले अगर कोई चार्ज होता है क्यू, उसके वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज क्यू नॉट रखा जाए तो उस पर फोर्स लगेगा एफ, है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों ओर होता है, सही है। तो फोर्स यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। फोर्स आ रहा है, फोर्स के साथ अगर चार्ज डिस्प्लेस हो तो क्या होगा, वर्क डन होगा, है ना। तो यही बोल रहा है कि वर्क अगर जो डन होगा उसका क्या वैल्यू होगा। चलिए देखते हैं। ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक, ये कुछ है 0.1 0.2, 1 से 2 ले जाने में क्या वर्क डन होगा। किसी भी पॉइंट पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई था और डीएल डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ डॉट डीएल होता है, और यहाँ पे एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स है, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, एफ डॉट डी एल, एफ डॉट डी आर होता था ना, तो यहाँ पे एफ डॉट डी एल, इसके अलोंग चल रहे हैं। एक 0.1 से 0.2 तक जाना है, तो वर्क डन कितना होगा वो दिखाना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर के बारे में। ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, आपका चार्ज अगर स्टैटिक है, उस ड्यू टू स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस इज कंजर्वेटिव। क्या बोलता है कि ड्यू टू स्टैटिक चार्ज अगर चार्ज स्टैटिक हो, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्पेस में वो आता है हमारा, वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। और कंजर्वेटिव वाला पढ़ चुके हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम में, है ना। कंजर्वेटिव फील्ड है तो जो फोर्स लगेगा एफ ई क्या हो जाएगा, वो भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, है ना। तो तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंजर्वेटिव हमारा, तो फोर्स जो चार्ज पे लगेगा उस फील्ड में वो भी कंजर्वेटिव होगा। और क्या, ये चीज अभी आगे देख लेंगे, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा फिर से पीछे जाके हम इसके बारे में देख लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन होता है वो क्या होता है। कहा जाता है कि वर्क क्या है, थोड़ा ज्यादा वर्क डन, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का पूरा है, वर्क एनर्जी वाला जो पढ़े होंगे उसका है ये चैप्टर से। वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। इसका देखते हैं क्या नेचर, कैसा कुछ शो करता है वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। पहला होता है कि इट्स ओनली depends upon initial and final position। क्या कह रहा है, इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सिर्फ
इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है आपका। अगर ये 1 से 2 है, 2 पॉइंट है, इसके लिए आप ये पाथ फॉलो कर रहे हो, दूसरा है ये पाथ फॉलो कर रहे हो, और ये कंजर्वेटिव फोर्स इस पे लग रहा है। इस वाले केस और इस वाले केस में वर्क डन अगर W1 है, इस दूसरे वाले में W2 है, तो क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन है। इस वाले स्टेटमेंट से हम कुछ कर सकते हैं, इसको इवेल्युएट देखते हैं। इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दोनों वाले केस में देखो, दोनों पाथ जब फॉलो कर रहे हैं हम, इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारा सेम आ रहा है, और ये कह रहा है कि इनिशियल फाइनल पोजीशन पे ही सिर्फ डिपेंड करता है। तो इससे ये बात भी तो बोल सकते हैं कि पाथ जो फॉलो कर रहा है उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब जो वर्क डन फर्स्ट वाले केस से आएगा वो 2 वाले केस से, दोनों से सेम आएगा। इसी को आप दूसरे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ जो फॉलो करता है उससे इंडिपेंडेंट होता है। अब दूसरा स्टेटमेंट इसी का है, दूसरा स्टेटमेंट है कि वर्क डन इन ए क्लोज लूप ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स ही बता रहा हूँ। वर्क डन इन ए क्लोज लूप इज 0, यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं, ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज लूप इज 0। 0 मतलब क्लोज लूप है तो लूप आपका ऐसे कुछ भी बन रहा होगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जा रहा है? सेम, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम, तो वर्क डन 0। आप लूप अगर बना रहा होगा इनिशियली फाइनली सेम ही पॉइंट पे है, तो लूप क्रिएट कर रहा होगा क्लोज लूप, तो वर्क डन उसके वजह से 0 आएगा, W 0। और एक जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होता है कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में एक मेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 3rd नंबर आप देख लो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? कंजर्व होता है, मतलब डेल्टा के प्लस डेल्टा यू आपका जो होगा ये कंजर्व होगा, मतलब डेल्टा के प्लस डेल्टा यू 0 होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू होगा। इसका मतलब है कि अगर पार्टिकल के पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी और फाइनली वो कम हो गई या 0 हो गई फाइनल में, तो वो हमेशा पोटेंशियल में ही कन्वर्ट होगा। और पोटेंशियल एनर्जी था इनिशियली और फाइनली वो काइनेटिक हो गया, तो वो जो चेंज होगा पोटेंशियल टोटल वो काइनेटिक में ही कन्वर्ट हुआ होगा और कहीं एनर्जी का लॉस नहीं हुआ होगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपका कंजर्व रहेगा। यहाँ से डेल्टा के माइनस डेल्टा यू मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज, के फॉर काइनेटिक एनर्जी आपका डेल्टा पीई के बराबर हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व मतलब क्या है? मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब ये देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और इधर क्या हो जाएगा? ये इस साइड गया तो इस साइड जो बचा था पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल था माइनस हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल।
ये बन गया डेल्टा के, और ये हो गया माइनस ऑफ डेल्टा पी। सही है, इसको यू भी बोलते हैं, यू से डिनोट कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। यहाँ से ये आ गया स्टेटमेंट। अब अगर वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या स्टेटमेंट मिलता था कि वर्क डन ड्यू टू एनी फोर्स ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इस केस में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कंजर्वेटिव प्रोड्यूस हो रहा है स्टैटिक चार्ज की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव नेचर का है, तो फोर्स भी कंजर्वेटिव होगा। तो आपका जो आएगा वो हमारा डेल्टा यू के बराबर होगा ना वर्क डन। अभी देखते हैं वो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है। वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्स क्या हो जाता है डेल्टा के, और इस केस में हमारा डेल्टा के किसके बराबर है माइनस डेल्टा यू। यहाँ से क्या पता चला वर्क डन इस केस में सिर्फ फोर्स कौन सा है हमारा एफ ई, तो माइनस यू हो गया इसके बराबर। यहाँ से ये रिलेशन आ गया, वर्क डन ड्यू टू एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कंप्लीट। अब इसी को यूज करते हैं और पोटेंशियल को यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। फिर से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने में आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये डीएल है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो फोर्स भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एफ ई है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पता है। यहाँ से हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा एफ डॉट डी एल है ना, इसी का इंटीग्रेशन। एफ हमारा क्या होगा एफ इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा क्यू ई डॉट डी एल, ये वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। और वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हुआ था अभी निकला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव क्यों ई एप्सिलॉन ई सॉरी ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक। अब जिस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट से जहाँ तक जाना होगा आपको, ठीक है। ये रिलेशन आ गया डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट डी एल, ये है फाइनल कंप्लीट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट डी एल होता है। अब है पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल को पहले डिफाइन करते हैं फिर फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट पे के लिए, देखिए किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट पे पोटेंशियल होता नहीं, पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस के टर्म में आएगा, और पोटेंशियल अगर डिफरेंस के टर्म में आएगा तो कोई दो पॉइंट के बीच में होना चाहिए। तो एक पॉइंट पे जो कभी डिफाइंड पोटेंशियल होता है वो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हम इन्फिनिटी लेके चलते हैं। तो उसी तरीके से डेफिनेशन आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in space is equal to work done by external force to bring charge
to bring a unit positive charge, unit positive charge from infinity to that point. कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा स्पेस में आपका, वो आपका इक्वल होगा किसके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के वजह से जो वर्क डन होगा, सॉरी यहाँ पे फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक लाने में जो एक्सटर्नल फोर्स को जितना वर्क डन करना पड़ेगा किसी क्यू चार्ज को, उसका जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि आप क्यू चार्ज को लेके आओ तो W/Q कर दो तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो यह क्या है ये देख लेते हैं, इसको स्टेटमेंट हो गया पूरा। अब देखते हैं यहाँ पे एक नया टर्म आया है एक्सटर्नल फोर्स, अभी तक हम था इलेक्ट्रिक फोर्स को कर रहे थे डिफरेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स से पोटेंशियल का चेंज इन पोटेंशियल का रिलेशन हम फाइंड आउट किए थे अभी। तो हमारा यहाँ पे आ गया है टर्म एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स तो वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि आप खुद से लगा रहे हो। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे है कि किसी पॉइंट P पे आपको निकालना है स्पेस में, जिस पॉइंट पे E इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो भी है, इन्फिनिटी से हम उस चार्ज Q को लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट तक, किसी भी पाथ से लाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, कंजर्वेटिव फील्ड है तो कंजर्वेटिव फोर्स लग लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो भी है इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहे होंगे, उसके वजह से चार्ज आपको अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहे हैं। अगर सेम साइन का चार्ज है, जो भी रिपल्सन है, इधर अट्रैक्शन होता, इसकी वजह से अगर ये अट्रैक्शन होता मान लीजिए, तो इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता, जो भी है ये अपने तरफ पुल कर रहा है। तो इसको हम अगर स्लोली लाना चाहें, मतलब स्लोली लाना चाहें, ब्रिंग स्लोली मतलब एकदम जीरो वेलोसिटी से, भी अप्रोक्सीमेटली जीरो से, तो क्या करना पड़ेगा, जितना फोर्स इस पे लग रहा है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, उतना ही एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लगा दे उस पे अपोजिट में, तो बैलेंस कर देगा ना। F एक्सटर्नल अगर लगा दे तो उसको बैलेंस कर देगा, तो मीन्स कि वो स्लोली आएगा, कोई वेलोसिटी उसके पास नहीं होगी। यही एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, क्या अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स जो हम करेंगे वो कितना होगा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स F इलेक्ट्रिक है ना, एक्सटर्नल फोर्स होगा वो F इलेक्ट्रिक के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगा और सेम मैग्नीट्यूड में। तो इसका मान कितना हो जाएगा, Q E है ना, Q0 E, E इलेक्ट्रिक फील्ड और Q0 टेस्ट चार्ज को हमारा ये पता चल गया। वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल डॉट DL है ना, F एक्सटर्नल डॉट DL, और यहाँ से F एक्सटर्नल का अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो Q0 बाहर नेगेटिव साइन के साथ है ना, D डॉट DL, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। आगे ये हमारा आ गया, और इसको करते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ लेके, कहाँ से कहाँ तक ब्रिंग करना है चार्ज को, इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट P तक। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ब्रिंग कहाँ से कहाँ तक लाना पड़ रहा है आपको, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक, ठीक है ना, बाय Q0, क्योंकि वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ब्रिंग करने में इसी
यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब जितना चार्ज था उसका रेशियो अगर ले लो तो पर यूनिट चार्ज ही हो गया ना, पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, वही हमारा आ रहा है E डॉट डी एल हो गया इन्फिनिटी से लेके पॉइंट पी तक, इन्फिनिटी से लेके पॉइंट पी तक, ये हो गया V ऑफ P। यहाँ से रिलेशन आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट एनी पॉइंट P पे आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा किसी पॉइंट P पे, यहाँ से क्या निकल गया Vp, पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या आ गया E डॉट डी एल, इन्फिनिटी से P तक जो हो रहा होगा, यही हमारा है। अब इसी को यूज करते हैं और हम निकालते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म में, इलेक्ट्रिक फोर्स से वर्क डन जो होगा उसके टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या था एफ एक्सटर्नल डॉट डी एल, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करते तो माइनस हो जाता है यहाँ पे, है ना, डॉट डी एल करते हैं। अब इसी को क्या बोले थे डेल्टा यू, डेल्टा यू हमारा यही था ना वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे, हाँ इसी का नेगेटिव था हमारा डेल्टा यू, इसको भी तो लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिक, और रिलेशन तीनों में लगा के एक बार आपको बता ही देते हैं। अभी ये हमारा फाइनल आ चुका है, अभी हम रिलेशन निकालते हैं इसका भी, तीनों के बीच रिलेशन आपस में देखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और जो पोटेंशियल होगा वो तीनों, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी एल का इंटीग्रेशन जिस पॉइंट से जहां तक लाना है आपको, इसी का एक्सटर्नल के टर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव होता है, एफ इलेक्ट्रिक जो होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली नेगेटिव है एफ एक्सटर्नल के, सही है, एफ एक्सटर्नल डॉट डी एल, और एफ एक्सटर्नल डॉट डी एल ये किस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स है, तो रिलेशन आ गया वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स और ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स में एक दूसरे के नेगेटिव होता है, और वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा आया था नेगेटिव ऑफ चेंजिंग पोटेंशियल, इसको डायरेक्ट यहाँ से माइनस ऑफ एक्सटर्नल लिख सकते हैं, ये दूसरे कैंसिल है नेगेटिव, अगर यहाँ से सिर्फ इक्वेट करके बता दिया इसको कैंसिल कर दिया, सॉरी यहाँ पे एक्सटर्नल है ना, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से अभी वीपी हमारा जो आया था क्या आया था, क्या आया था हमारा वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, कहाँ से कहाँ तक ब्रिंग करने में इन्फिनिटी से पी तक, पी पॉइंट पे जोड़िए बाय क्यू चार्ज को, यही सेम हो जाएगा इसके, अगर इसी को हम वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स की जगह डेल्टा यू लिख दिया और क्यू कर दे, खत्म। अब Vp का हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया था उसको यूज करते हैं और पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं, पी पॉइंट पे क्या होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये सारा क्लियर है ना, एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स और वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स और फिर पोटेंशियल के साथ रिलेशन कंप्लीट है ये सारा। अब देखते हैं अब किसी पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू है इसकी वजह से एट एनी पॉइंट, क्या है इस पॉइंट पर अगर निकालने बोले तो क्या होगा, पी पॉइंट है हमारे, इसके बीच का डिस्टेंस आर है, क्या होगा वीपी क्या होता था ई डॉट
dl माइनस साइन के साथ ई डॉट dl इंफिनिटी से p तक लाने में जो लगा होगा vp बराबर क्या हो जाएगा नेगेटिव ई की वैल्यू क्या होगी के क्यू बाय आर का स्क्वायर और dl आपका आर की जगह एल लो एल में dl लिए हो एल ले लेते हैं चलिए एल स्क्वायर dl 0 से इंफिनिटी से आर तक जनरल आ जाएगा के क्यू कांस्टेंट बार 1/l² का इंटीग्रेशन माइनस 1/l इंफिनिटी से कहाँ तक आर तक। ये यहाँ से आ जाएगा फाइनली बीपी क्या आ गया हमारा यहाँ से के क्यू जो पहले से था देखो एक बार 1/∞ 1/r पहले आएगा नेगेटिव साइन सॉरी बाहर में भी है हाँ तो 1/r पहले आएगा और 1/∞ क्या होता है 0 होता है। यहाँ से क्या आ जाएगा फाइनल आंसर ए क्यू बाय आर। किसी पॉइंट P पर क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज के क्यू बाय आर। ये हमारा क्लियर है खत्म। किसी पॉइंट P पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज क्या हो रहा है पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू बाय आर के क्यू बाय आर। ऐसे जो हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए वो था हमारा इंफिनिटी। आर हमारा अगर इंफिनिटी है रेफरेंस पॉइंट इसी को लेते हैं। बी जो होता है वो 0 होता है पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 लेते हैं हम ठीक है। पॉइंट पी पे कभी भी होगा तो ए क्यू बाय आर पी। और बीपी क्या होता है बी क्या होता है एक्चुअल ई डॉट dl साइन नेगेटिव ई डॉट dl माइनस ई डॉट dl dv बराबर ठीक है। इसी से हमारा आ जाएगा ये क्या है अभी आया था ना यही तो dv पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के में रिलेशन। एक चीज बताते हैं कि पोटेंशियल हमारा स्केलर हो गया वेक्टर क्या है ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ से क्या है स्केलर होगा पोटेंशियल। यूनिट क्या होता है एसआई यूनिट इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट को डिनोट करते हैं वी से डिनोट करते हैं एसआई यूनिट होता है वोल्ट। ये है रिलेशन। रिलेशन between E एंड V इलेक्ट्रिक फील्ड और V के बीच में क्या रिलेशन होता है V बराबर होता है dV बराबर माइनस ई डॉट dl ई डॉट dr dl dr ई डॉट dr ठीक है। ई बराबर यहाँ से वो लिख सकते हो माइनस dV बाई dr dV बाई dr माइनस dV बाई dr। इसको एक टर्म चेंज में लिखे तो इसको लिख देना x। इसी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको एक टर्म नाम दिया जाता है ग्रेडियंट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या है ग्रेडियंट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है पोटेंशियल हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो सकता है कि तीनों तो उसमें आ जाए आई एक्स में वाई में और जेड तीनों में रहे
तो यहाँ से डी आर की जगह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे क्या हो जाएगा, एक्स पे हो जाएगा वही डी वी बाय डी आर की जगह डी एक्स। ऐसे ही ई वाई के लिए आई कैप में ई वाई के लिए डी वी बाई डी वाई जे कैप में, ऐसे ही जेड के लिए भी खत्म है। तो काफी वैसे ही अब पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, किसी भी पॉइंट पे पॉइंट पी पे ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस क्या हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 है, तीनों के बीच तीनों से डिस्टेंस इसके डिफरेंट होंगे, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। पोटेंशियल V एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों चार्ज की वजह से जो होगा सम हो जाएगा उसका, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट सम हो जाएगा, अलजेब्रिक सम होता है। KQ बाय R1 प्लस KQ Q1 KQ2 बाय R2 प्लस KQ3 बाय R3, ऐसे ही चलता रहेगा। इसको डायरेक्ट लिख सकते हो समेशन ऑफ KQI, आई चार्ज के लिए R1 डिस्टेंस उसका पॉइंट से, आई हमारा कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 1 से लेके n तक, ये हो जाएगा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, जनरल रिलेशन। अलजेब्रिकली सम कर देना सिर्फ, और कुछ नहीं। अब यहाँ से हम डेरिवेशंस करते हैं थोड़ा थोड़ा। डेरिवेशंस क्या करेंगे, अभी पॉइंट चार्ज का हमको पता है, अब इसको यूज करेंगे हम और निकालेंगे स्फीयर का, सॉलिड कंडक्टिंग मेटल स्फीयर का, सॉलिड मेटल स्फीयर। मेटल स्फीयर है तो मेटल है तो चार्ज सरफेस पे ही रहेगा, सही है। पॉइंट बाहर की तरफ होगा, पॉइंट पी लो, अरे यहाँ पे तीनों केस में देखते हैं, आर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है, आर इज ग्रेटर देन आर, मतलब रेडियस से बड़ा है, मतलब बाहर का पॉइंट है, आउटसाइड आउटसाइड पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आउटसाइड में, KQ बाय R स्क्वायर, टोटल चार्ज Q है, KQ बाय R स्क्वायर। तो V क्या हो जाएगा, V और E का रिलेशन जो है वहां से उसी से हो जाएगा, E डॉट DL। या तो स्मॉल चार्ज के लिए करके आप डिराइव कर लो, कोई फर्क पड़ता नहीं। यहाँ से KQ बाय KQ तो बाहर कर लो, कांस्टेंट है, 1 बाय R स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देते हैं dr, कहाँ से कहाँ तक, बाहर वाले पॉइंट के लिए, पॉइंट P इंफिनिटी से लेके P तक करेंगे इंटीग्रेट, और इधर भी dv है हमारा, इंफिनिटी से P तक होगा, तो Vp, यहाँ डायरेक्ट Vp लिख देते हैं, इंफिनिटी से P तक, क्योंकि V ऑफ इंफिनिटी 0 होता है। यहाँ पर क्या आएगा, चेंज dv था तो चेंज क्या आ जाएगा, अरे यार ये थोड़ा कंजस्टेड लग रहा है, Vp माइनस V इंफिनिटी क्या आ जाएगा, माइनस KQ बाय इधर 1 माइनस R, कहाँ से कहाँ तक, इंफिनिटी से लेके P तक, पॉइंट P का डिस्टेंस कितना R है, Vp V इंफिनिटी क्या होता है, 0, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम, 0 होता है इंफिनिटी पोटेंशियल, R बहुत ज्यादा हो गया तो ऐसे ही 0 बोल सकते हैं। KQ यहाँ से आएगा सिर्फ माइनस 1 बाय R, प्लस में हो जाएगा KQ बाय R, KQ बाय R। और इसी को यूज कर लेते हैं, अगर इफ R इक्वल टू R सरफेस पे, तो फिर क्या हो जाएगा, Vp बराबर V सरफेस, S लिख सकते हैं इसको, V सरफेस पे KQ बाय R, KQ बाय R, KQ बाय स्मॉल r, खत्म। सही है, ये 2 पॉइंट का हमको आ गया, सरफेस पे और आउटसाइड में। अब हम इनसाइड पॉइंट के लिए करते हैं,
इनसाइड पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। तो क्या होगा इंटीग्रेशन के dv बराबर माइनस ई डॉट डी एल। अब आप देखो इनसाइड पॉइंट के लिए r लेस देन अगर छोटा है r से, तो ई हमारा क्या होता है? जीरो। तो इस साइड वाला पार्ट पूरा हमारा जीरो। ई इनसाइड क्या होता है? मेटल स्फीयर के जीरो होता है, तो ई वाला पार्ट जीरो। इस साइड क्या हो जाएगा? v कहां से कहां तक जीरो होता है? सेंटर से लेके सरफेस तक। सेंटर छोड़ो, किसी एक पॉइंट पे ले लो, तो वहां से सरफेस तक क्या हो जाएगा? वहां सरफेस से लेके वहां तक इंटीग्रेट कर देते हैं, आर पॉइंट पे निकालना है तो। सही है। तो इस साइड क्या आ जाएगा? v यहाँ से कहां तक? सरफेस से लेके किसी पॉइंट आर तक। इस पॉइंट पे v इन लिखते हैं इसको, इन साइड में किसी भी पॉइंट पे। क्या हो जाएगा यहाँ से? v इन माइनस वी एस इज इक्वल टू जीरो। तो v इन साइड क्या हो जाएगा? वी एस कितना आया? के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर। एक चीज नहीं आया, पूरी मेटल स्फीयर के अंदर क्या होगी पोटेंशियल? वही होगा जो इस सरफेस पे होता है। और बाहर वाले पॉइंट के लिए एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो आता है के क्यू बाय स्मॉल आर, वही है। लेकिन मेटल स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर भी हमारा पोटेंशियल है उस पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब क्या है? पोटेंशियल कांस्टेंट है। पोटेंशियल कांस्टेंट है क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? इंटीग्रल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी पोटेंशियल का क्या होता है? ग्रेडियंट होता है, डीवी बाय डी आर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मीन्स डीवी हमारा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। सॉलिड मेटेरियल स्फीयर था, यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग के लिए फिर आपको अलग से डेरिवेशन होगा। नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या हो जाएगा? ये पूरी वॉल्यूम स्प्रेडेड होगी, चार्ज क्यू चार्ज, टोटल चार्ज जो है पूरा वॉल्यूम है इसका, सरफेस पे नहीं होगा। सरफेस पे होगा मतलब पूरा चार्ज सरफेस पे नहीं आएगा क्योंकि ये मेटल कंडक्टिंग नहीं, नॉन कंडक्टिंग। सही है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सही, इसका रेडियस आर है। बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या होगा? जो उसका चल रहा था वही चलेगा, सेम। ई भी वही होता है और यहाँ पोटेंशियल भी सेम ही होगा दोनों का। बाहर वाले पॉइंट के लिए बीपी मान लो तो हो जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर। सरफेस पे फिर आर की जगह रिप्लेस करके आर दे दो, रेडियस। अब दिक्कत आती है इनसाइड पॉइंट के लिए। और जब इससे छोटा हो गया तब क्या होता है? नया सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा स्मॉल आर का। क्या होता है उसमें? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर। ये होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी को यूज करके डायरेक्ट करके निकालना पड़ेगा हमको पोटेंशियल। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम रिलेशन यूज करते हैं। डी वी इस साइड है, कहाँ से कहाँ तक? किसी भी अंदर सरफेस वाले पॉइंट से लेके इंटरनल का कोई पॉइंट हो, इस साइड का। और इस साइड हमारा क्या होता है? ई डॉट डी आर। ई हमारा क्या है? के क्यू आर क्यू। इस पूरा का पूरा कांस्टेंट है, सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए अंदर कौन होगा? आर डी आर, है ना, माइनस के साथ आर डी आर। कहाँ से कहाँ तक? सरफेस से, सरफेस के रेडियस आर, अंदर कोई भी पॉइंट स्मॉल। डायरेक्ट कर रहे हैं लेकिन ये समझ में आ गया ना? डी बी इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ई डॉट डी आर। ई में ये वाला पार्ट हमारा कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर रखा। और नीचे में देखो यहाँ पे लिमिट में वी एस, सरफेस पे वैल्यू क्या? सेंटर से डिस्टेंस आर, और किसी भी पॉइंट इनसाइड में उसका डिस्टेंस स्मॉल आर। तो हम कर लेते हैं अब यहाँ से डेराइव।
यहाँ से डिराइव करें तो क्या होगा, और इसको डिराइव करें तो इस साइड आ जाएगा v माइनस वी माइनस पी एस इज इक्वल टू, इस साइड क्या आएगा इंटीग्रेशन के क्यू बाय आर क्यू, यहाँ से आर स्क्वायर बाय 2 आएगा, और ये आर से स्मॉल आर तक, ठीक है। v इनसाइड इनसाइड ही रहना, वी एस का वैल्यू क्या होता है के क्यू बाय आर, ऐसे के क्यू बाय आर क्यू, ठीक है। यहाँ बाय 2 तो कॉमन बाहर आ गया, यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ये नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ, तो नेगेटिव साइन अंदर भेज देते अगर, छोड़िए अभी अंदर नहीं भेजते। अब ये भी इनसाइड क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हम उधर कर देते हैं, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर ये वाला, पहले से उधर जो है वो क्या है माइनस के क्यू टू आर क्यू, ये आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लिया अगर अंदर से, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये देखो कैंसिल हो गया अगर, तो सिर्फ 1 बाय आर बचा होगा, के क्यू बाय आर कॉमन हो जाएगा, के क्यू बाय आर बचेगा यहाँ ना, के क्यू बाय 2 आर, तो के क्यू बाय 2 आर अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 2, ये माइनस अंदर गया 1 प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर, के क्यू बाय 2 आर इंटू 3 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा पोटेंशियल इन साइड पॉइंट पे। इसी को लिख सकते हैं v इन साइड बराबर v s बाय 2 3 माइनस आर स्क्वायर बाय आर, तो डिफरेंट सा रिजल्ट आया, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नॉन कंडक्टिंग वाले अंदर वाले पार्ट में क्या किए, पहले अंदर वाले पार्ट में इसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है हमको पता है, उसी को डेराइव कर दिया हम, कहाँ से कहाँ तक, किसी भी अंदर वाले पॉइंट, सरफेस से लेके उस पॉइंट तक, या उस पॉइंट से लेके सरफेस तक भी करो कोई दिक्कत नहीं, लिमिट जो पुट करोगे उसी हिसाब से दोनों साइड में आपका लोअर लिमिट और हायर लिमिट भी सेट होगा। आपका स्फेयर का निकल गया है, ऐसे ही आप सबका निकाल सकते हैं, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उसको यूज करके दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन को यूज करके हम निकाल देंगे। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशंस में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि है v बराबर क्या होता है, dv बराबर माइनस ई डॉट डी एल, तो नेगेटिव साइन क्यों आता है ये देख लेंगे अभी, तो ये सारा पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा आपको। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन, dv क्या होता है माइनस ई डॉट डी एल, माइनस ई डॉट डी एल, यहाँ से है कि नेगेटिव साइन क्या होता है, क्या सोच करता है, सोच that potential is decreases potential is decreases when move, पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता है when move in the direction of electric field। Potential decreases along the direction of electric field, direction of electric field। स्टेटमेंट देखो एक बार पहले, ये नेगेटिव साइन सोच करता है कि पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज करता है आपको along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते बढ़ते जाओगे, आपका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और ये चीज हम देखते हैं एक बार क्या होता है। इसका सबसे आसान तरीके से हम समझाते हैं आपको।
ये एक पॉजिटिव प्लेट है और एक है नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, हायर पोटेंशियल कौन होगा, आप बताओ। पॉजिटिव वाला क्या होगा, इसका V1 है और V2 है, तो V1 क्या होगा, ग्रेटर देन V2 होगा, फिक्स। पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा ही आएगा, साइन से भी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव से दूर जाता हुआ नेगेटिव पे एंड होता हुआ, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ई का डायरेक्शन। एक बार इसको विजुलाइज करो, पोटेंशियल क्या है, V1 V2 से बड़ा है, फील्ड का डायरेक्शन क्या है, V1 से दूर जाता हुआ, V2 के तरफ है। मतलब अगर आप इधर के तरफ चलते जाओगे तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। और ये चीज ये रिलेशन में नेगेटिव साइन शो करता है, यही चीज को शो करता है। अब है, और पोटेंशियल कब चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल चेंज कब नहीं होगा, V कांस्टेंट कब रहेगा। आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा कब, V का रिलेशन देखो क्या होता है, E डॉट dA डॉट प्रोडक्ट, मतलब इसको ऐसे भी तो लिखते हैं, E डॉट dl, E dl cos थीटा, थीटा हमारा E और D के बीच, dl के बीच का थीटा जो है क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इसके बीच का एंगल होगा, एंगल बिटवीन E एंड dl, डिस्प्लेसमेंट वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है। तो V हमारा क्या रहना चाहिए, dV हम कह रहे हैं कांस्टेंट कब होगा, dV कांस्टेंट तब होगा जब ये वाला पार्ट जीरो हो जाए। ये वाला पार्ट कब जीरो होगा, कॉस अगर थीटा जीरो हो जाए, मतलब थीटा हमारा π/2 हो, तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसके एलोंग नहीं, परपेंडिकुलर अगर आप चलोगे तो इस सारे पॉइंट्स का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप परपेंडिकुलर चलोगे तो पोटेंशियल आपका अनचेंज रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप इसके परपेंडिकुलर कर रहा है, तो 90 डिग्री। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, dV बराबर इधर जीरो, मतलब कांस्टेंट है, V किसी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस हमेशा जीरो आएगा, दोनों सेम सेम पोटेंशियल पे है। हो गया, V हमारा कांस्टेंट रहेगा जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे। अब देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, रीजन in which potential of each point, potential of each point or surface is equal। कह रहा है रीजन इन विच पोटेंशियल ऑफ इच सरफेस, इच पॉइंट ओवर सरफेस इज इक्वल, मतलब वो एरिया आपका जिसमें आपके एक सरफेस पे के सभी पॉइंट्स पे सेम पोटेंशियल हो, तो उस सरफेस को क्या बोलोगे, सरफेस क्या हो जाएगा हमारा,
इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सा सरफेस कहेंगे उसको? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, उसमें लाइन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब मेन पॉइंट क्या है, सरफेस के सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पोटेंशियल हमारा क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए सभी पॉइंट्स पे उस सरफेस के। अब देखो एक पॉजिटिव चार्ज अगर है, इस चारों तरफ जो बनाता है अपना, क्या बनाता है इसका? पॉजिटिव चार्ज का जो बनता है स्फेरिकल बनता है, सिमेट्री। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्फेरिकल सिमेट्री बनता है। तो आर डिस्टेंस पे क्या होता है इसके? क्यू चार्ज के वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू बाय आर। एक पॉइंट चार्ज की वजह से बी जो होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या होगा? ड्यू टू पॉइंट चार्ज बी क्या होता है? के क्यू बाय आर। इसके आर डिस्टेंस पे देखोगे चारों तरफ क्या होगा? सेम पोटेंशियल होगा ना। तो चारों तरफ एक अगर स्फीयर है, स्फीयर के सभी पॉइंट्स पे क्या है? आर डिस्टेंस पे सेम पोटेंशियल है। मतलब ये पूरा सरफेस सेम पोटेंशियल कैरी कर रहा है। तो इसी सरफेस का नाम दिया गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। और आर अगर बड़ा हो गया, ये पूरा नेक्स्ट जो ये है, इसके सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है, तो ये भी एक अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ऐसे ये छोटा वाला भी हो सकता है। तो ये चार्ज के सिमेट्री पे डिपेंड करता है ना? चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सिमेट्री पे डिपेंड करता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? जिसके सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो। ठीक है। अब है इक्विपोटेंशियल सरफेस के अकॉर्डिंग कुछ थ्योरी है, उसको देखते हैं। अगर सरफेस हमारा इक्विपोटेंशियल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है हमारा, वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर पास करेगी। ये बात देखो, ये लाइन इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is penetrate इक्विपोटेंशियल सरफेस। कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को पेनिट्रेट करेगी परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली। इसका कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो इससे होकर जो निकल रही होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस से, उसके पे परपेंडिकुलर होगी। ये बात हम कैसे देख ले? अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है, तो इसके भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए ये क्या हो जाता है? क्यू पॉइंट चार्ज है, ये क्या हो जाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल होता है पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल है, सीधी सी बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है पॉइंट चार्ज का? ये हो गया कुछ। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? ये रेडियली, रेडियल डायरेक्शन में होता है। क्या होता है? रेडियल डायरेक्शन में, सेंटर से पास करता हुआ वो रेडियल डायरेक्शन में। और रेडियल डायरेक्शन, अगर ये एक स्फेयर है और ये इसका रेडियस है, स्फेयर या सर्किल हो, उसका जो रेडियस होता है वो हमेशा उससे 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये एंगल क्या हो रहा होगा? 90 हो रहा होगा। ये रूल फॉलो कर रहा है, परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
हमको पता है पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव जो भी हो, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड। और पॉइंट चार्ज का क्या होगा, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो एक स्फेयर होगा और स्फेयर का रेडियस क्या होता है उसके पे परपेंडिकुलर होता है उसके सरफेस पे, और उसी डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको परपेंडिकुलरली कट कर रही है। तो यही तो स्टेटमेंट भी है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलरली। इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब नहीं है कि अब ये कंफ्यूज मत होना, ये सब इक्विपोटेंशियल है तो इन दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे, नहीं। ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मतलब इसके सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे होंगे, और ये खुद का अगर है तो इसका पोटेंशियल इससे जरूर अलग होगा, लेकिन इसके जो सारे पॉइंट्स होंगे वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन इस पे बनता है। जैसे एक कोऑर्डिनेट है जो भी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि इसके साथ कुछ एंगल पे है, 30 डिग्री पे है, सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस 30 डिग्री पे, ठीक है। और इसकी वैल्यू है यहाँ से -10 -20 वोल्ट या +20 वोल्ट +30 वोल्ट, नो दूर जा -30 वोल्ट ऐसा है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और डायरेक्शन बताना है। इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है आपको, 2 पॉइंट पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ है 5 सेंटीमीटर है, एंगल पता है। क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे कट करती है, हमेशा परपेंडिकुलर। इसमें हो रहा होगा, इसी लाइन के अलोंग हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये परपेंडिकुलर इसको कट कर रही है तो इसी के अलोंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक और रिलेशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करोगे तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करता है। तो जिधर के तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उधर के तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगा या उधर होगा, आगे बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसी डायरेक्शन में होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। पहले बात में हम इलेक्ट्रिक लाइन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हम क्लियर कर लिए, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। चलिए उसको भी हम क्लियर कर लिए। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस लाइन के अलोंग हो सकता है, तो ये ऊपर की तरफ हो रहा होगा या डाउनवर्ड, ये कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हमारा है थ्योरी कि पोटेंशियल के अलोंग सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर मूव करते हैं तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करता है। पोटेंशियल किधर डिक्रीज कर रहा है, -10 से -20 हुआ जा रहा है, तो इधर आगे बढ़ रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ होगा। बाकी मैग्नीट्यूड यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ये डॉट डी हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, ये डी हमको पता है बराबर डी निकाल लेंगे हम माइनस साइन के साथ, जो कर निकल जाएगा ना पूरा। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक और थ्योरी देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ये लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट और है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कह रहा है फॉर द आउटर सरफेस ऑफ conducting outer surface of any conducting metal is outer surface of any conducting metal is equipotential.
इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका क्या कहना है कि आउटर सरफेस जो होगा एनी कंडक्टिंग मेटल का, वो मेटल लिख दिया तो कंडक्टिंग लिखने का जरूरी है ही नहीं। एनी मेटल इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है? आउटर सरफेस जो होगा किसी भी मेटल का वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और ये हमारा मेटल बॉडी है, इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इसका जो आउटर सरफेस होगा वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए। क्यों भाई? इक्विपोटेंशियल होना चाहिए मतलब सभी पॉइंट्स जो है, ये अगर फर्स्ट है, ये अगर सेकेंड है, ये थर्ड है, मतलब ये हमारा मेटल बॉडी है, तो V1 V2 इक्वल टू V3 सब पोटेंशियली सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका क्या होता है, मेटल है हमारा अगर ये, तो चार्ज कहाँ होंगे? इनसाइड तो होगा नहीं बॉडी के, तो इसके सरफेस पे होगा चार्ज। ठीक है, चार्ज सरफेस पे होगा। आर्बिट्री शेप का है तो चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूशन वो अलग डिपेंडेंसी होता है, वो अभी हम बताए नहीं है। ये पहले देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है सरफेस पे, और अगर ये सरफेस का पॉइंट्स सेम पोटेंशियल्स पे नहीं हुआ तो क्या उसका मतलब क्या कि V1 V2 सेम नहीं है। सेम अगर नहीं है, वो लेके चलते, सेम अगर नहीं है तो क्या होगा? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, उसकी वजह से क्या क्रिएट होगा? दो चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस दिखता है जैसे ही, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल्स की तरफ मूव करने लगती है, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। ये भी एक पॉजिटिव पोटेंशियल है यहाँ पे, अगर नेगेटिव है यहाँ पे, भी पॉजिटिव है यहाँ, भी नेगेटिव है, मतलब कि ये हाइयर पे है, ये लोअर पे है। हाइयर है मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर की तरफ। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ रखे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फोर्स किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इधर की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन देखो किधर मूव कर रहा है, तो हायर पोटेंशियल की तरफ, मतलब मूव करेगा चार्ज। ये है, अगर इसके पोटेंशियल सेम नहीं हुए तो चार्ज मूव करेगा इसके जो सरफेस पे होंगे, और चार्ज मूव करता नहीं है इसके सरफेस पे, स्टैटिक होता है। ये तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो ये चीज मस्ट है कि सरफेस इक्विपोटेंशियल होना चाहिए, और इसके जो आगे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे एग्जैक्टली ऐसी शेप में आपको ऐसे हो रहा है। सही, खत्म। अब हम दो कंडक्टिंग मेटल स्फीयर्स को कनेक्ट करके एक वायर से देखते हैं क्या होगा। ठीक है, एक हमारा S1 है, एक हमारा S2 है। S1 S2 दो स्फीयर है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। ठीक है, R1 R2 है ना, सब कुछ इससे क्लियर है। और इसको हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं। चार्ज वायर कनेक्ट होगा तो क्या होगा? चार्ज का फ्लो, कंडक्शन होगा, कंडक्शन होगा ना। दो मेटल स्फीयर वायर से कनेक्ट हुए तो कंडक्शन होना है। तो कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन के केस में चार्ज का फ्लो होता है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और वो फ्लो कब तक होता है? ये स्विच, ठीक है, when switch is closed, क्या होगा फिर? स्विच जैसे ही क्लोज होगा क्या हो जाएगा? चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज फ्लो मतलब कि कंडक्शन होना रहेगा, कंडक्शन होगा चार्ज का, एक बॉडी से दूसरे बॉडी जाना स्टार्ट हो जाएगा। कंडक्शन प्रोसेस में यही होता था। मेटल बॉडीज अगर कांटेक्ट में आएंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टार्ट
ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू कंडक्शन या ड्यू टू भी छोड़ो, मतलब कंडक्शन प्रोसेस बोल सकते हो, कंडक्शन वही कंडक्शन प्रोसेस, सही है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और ये कब तक चलता रहेगा, टिल बोथ स्फेयर्स पोटेंशियल विल इक्वल, ये काफी नीचे लिख दिया, ये लाइन फिर से लिख देता हूँ। कह रहा है टिल, जब तक कि पोटेंशियल ऑफ बोथ स्फीयर बिकम इक्वल, ये होता है थ्योरी। ये हम पहले भी कर चुके हैं और वहां कंडक्शन के केस में दोनों का साइज सेम लेते थे तो कोई दिक्कत होता नहीं था, ऐसे हम फाइनल चार्ज दोनों पे सेम कर देते, ठीक है। लेकिन अगर साइज डिफरेंट होता है तो क्या होता है, एक्चुअल में होता है कि तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मीन्स ये पॉइंट हमारा मेन, पोटेंशियल सेम हो जाएगा फाइनली, स्विच जैसे ही क्लोज हुआ तो चार्ज ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा। किससे होगा, क्यों होगा, देखते हैं। तो फाइनली क्या होना चाहिए, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, मतलब V1 इज इक्वल टू V2। और V1 क्या होता है, इसके वजह से क्या होगा, सरफेस पे क्या होता है पोटेंशियल, इसके लिए K Q1 बाय R1 स्क्वायर इज इक्वल टू KQ1 डैश KQ2 डैश बाय R2 स्क्वायर। Q1 Q2 अभी कोई वो नहीं है, सॉरी R1 ये हो R1 तो क्या के कैंसिल, Q1 बाय R1 Q1 डैश बाय R1 इज इक्वल टू Q2 डैश बाय R2। ये एक रिलेशन आ गया। देखो दो अननोन वेरिएबल है Q1 डैश और Q2 डैश, इसको आप करना फाइंड। इनिशियली क्या था, टोटल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2, फाइनल क्या हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश। यहां से इस रिलेशन को यूज करके ये निकल जाएगा, फाइनली चार्ज का क्या आ जाएगा, है ना। यहां से ये रिलेशन यूज होगा और आंसर हमारा निकल जाएगा। बिल्कुल सही, खत्म है ना। Q1 Q2 के टर्म में निकाल दो, इसमें पुट कर देना Q1 Q2, ये वाला पता है हमको, Q1 डैश और Q2 डैश में से किसी एक को एक दूसरे के रिलेशन में लाके कंप्लीट करना। ये हमारा क्या था, चार्ज का कंजर्वेशन से। फाइनल चार्ज इस पे मान लेते, Q फाइनल कितना आ गया Q1 डैश और फिर Q फाइनल आ गया Q2 डैश, इसी को यूज कर लो, ये हमारा खत्म। एक और है कि अगर एक मेटल के अंदर दूसरा मेटल बॉडी अगर रखा जाए, मेटल बॉडी प्लेस्ड इनसाइड अनदर मेटल बॉडी, तो क्या होगा। जैसे ये वाला केस, ये मेटल बॉडी है
इसका रेडियस ए है, दूसरे वाले का मान लो बी है, ठीक है। और इस पे चार्ज हमारा है इन अंदर वाले पे Q1 और बाहर वाले पे Q2। कहना चाह रहा है कि इसको अगर एक स्विच से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, ये बात। इसका नाम ए दे दो, ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर। तो क्या होगा अगर ये स्विच कनेक्ट होगा, स्विच व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, क्या होगा। स्विच जैसे ही क्लोज होगा क्या लिख सकते हैं, बी ए इज इक्वल टू बी बी, ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए, है ना। जी ऑफ ए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं फाइनली क्या चार्ज हो जाएगा। फाइनल चार्ज पहले देख लेते हैं, मान लेते हैं, लिख फाइनल चार्ज क्या हो जाए, Q1 डैश और Q2 डैश हो जाए। अब ये चीज निकाल के देख लो या थ्योरी से देख लेते हैं, Q1 डैश और Q2 डैश को। बी ए बी बी के बराबर अगर है, बी ए कितना होगा, KQ2 डैश डिवाइडेड बाय इसका खुद का रेडियस बी, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसे छोड़ता हूँ। एक चीज देखते हैं हम, चलो इसको हम इससे अभी सॉल्व करेंगे तो लंबा जाएगा, सॉल्व तो हो ही जाएगा, लंबा जाएगा तो इक्वेशन सॉल्व। ऐसे देखो थ्योरी से देखते हैं, थ्योरी से फाइनल ये होना है कि ये चार्ज जो है ना अंदर वाले मेटल स्फीयर, ये बाहर वाले पे ही आ जाएगा। क्यों आएगा, टोटल चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि आप एक चीज देखो कि ये अंदर वाला पॉइंट है और ये बाहर मेटल स्फीयर के लिए क्या है, ये मेटल स्फीयर के लिए अंदर वाला पॉइंट है, दोनों कनेक्ट हो चुका है। तो भी ए किसी एक पॉइंट पे आप ले लो, यहाँ पे ई पे, क्या हो जाएगा, Vp जो होगा वो क्या होना चाहिए, V ऑफ ये वाले पॉइंट के बराबर होना चाहिए ना, सी सरफेस, V ऑफ सरफेस होना चाहिए। सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही किसी अंदर वाले पॉइंट पे होगा मेटल के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए। मेटल स्फीयर का क्या होता है, किसी मेटल स्फीयर का इंटरनल पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सरफेस के बराबर होता है, V इनसाइड। और V इनसाइड अगर Q पे चार्ज, A पे अगर चार्ज रहे उसके वजह से क्या आएगा, मान लेते हैं Q1 डैश था फाइनल चार्ज, तो उसके वजह से क्या आ जाएगा, V आ जाएगा उसके वजह से K Q1 डैश डिवाइडेड बाय A स्मॉल सा डिस्टेंस अगर आ रहा है R, और इसके चार्ज के वजह से KQ2 डैश बाय KQ2 डैश बाय KQ2 डैश बाय B जो इसका खुद का रेडियस, और इसके सरफेस पे क्या आएगा, ड्यू टू इसके खुद के चार्ज के वजह से KQ2 डैश बाय B प्लस इंटरनल चार्ज अगर मान के चल रहे हो तो उस पर बोल रहा हूँ, उस पर कितना हो जाएगा KQ1 डैश बाय, उसके लिए बाहर का पॉइंट है तो B। यहाँ से देखो कुछ सॉल्व करके देखोगे तो ये Q2 जो है Q1 डैश 0 आए, जो भी होगा वो Q2 डैश ही हो जाएगा, तो Q2 डैश फाइनल हो जाएगा, Q1 डैश 0 आएगा, तो Q2 डैश प्लस Q1 डैश क्या होना चाहिए, इनिशियल चार्ज कंजर्वेशन Q1 प्लस Q2, फाइनली सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, Q1 प्लस Q2, क्योंकि अंदर किसी भी पॉइंट पे
पोटेंशियल जो होगा वो इसके सरफेस के बराबर होना चाहिए। तो टोटल चार्ज अगर जब तक सरफेस पे नहीं आएगा तो अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल आप सरफेस के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसकी वजह से कुछ डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये वाला कभी भी रिलेशन आपका वेरीफाइड नहीं हो जाएगा, है ना। ये वाला पार्ट तो हमेशा सेम होगा, इसके वजह से अंदर किसी भी पॉइंट पे और इसके वजह से खुद के सरफेस वाले पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पे अगर चार्ज एज्यूम करोगे तो उसके वजह से इसके सरफेस पे ये आ रहा है, बट इसके चार्ज की वजह से अंदर भी ये आ रहा है। ये दोनों कभी एक दूसरे को वेरीफाई हर ये तो सिर्फ सरफेस वाले पॉइंट के लिए हो जाएगा, अंदर वाले पॉइंट के लिए कहाँ ये हो पा रहा है, वैलिड हो पा रहा है। तो यहाँ से सिर्फ कंक्लूजन से ही Q1 डैश 0 माने। ऐसे आप सॉल्व करोगे तो फाइनल 0 ही आएगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि इंटरनल पॉइंट पे जो फील्ड का वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है मेटल स्फीयर में। जैसे ही कनेक्ट होगा वो सारा पोटेंशियल, उसका सारा चार्ज आउटर पे आ जाएगा, है ना। नेट चार्ज किस पे आ जाएगा? आउटर वाले। इनर स्फीयर पे चार्ज क्या रह जाएगा? 0। तो आज इसके बाद अब हमारा बचता क्या है? पोटेंशियल है। थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल वाले केस को देख लेते हैं कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच का, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, डिस्टेंस अप्रोच क्या हो? मेरा कोई क्यू चार्ज v वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्यू नॉट चार्ज, और क्यू चार्ज यहाँ पे फिक्स्ड है। तो दोनों के बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा? देखो, अगर दोनों प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू नॉट इसके तरफ मूव कर रहा है, फोर्स किधर लग रहा होगा? अपोजिट। किसी भी एक पॉइंट पे देखो तो क्या लग रहा होगा? फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। फोर्स की वजह से भी एक्सेलरेट करना चाह रहा होगा ना इसको, अपोजिट में मूव कर, मतलब मूव इधर कर रहा है और फोर्स इधर लगा, तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी धीरे धीरे घटते जाएगी और फाइनली एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच क्या होगा कि उस पॉइंट पे जाके 0 हो जा रहा होगा वेलोसिटी फाइनली यहाँ पे 0 हो जा रहा होगा। और वेलोसिटी जैसे ही 0 हुआ, फोर्स इधर की तरफ लग ही रहा है अभी भी कांस्टेंट, तो ये मूव इधर की तरफ मिल जाएगा। तो इसका क्या होगा? क्यू नॉट का ऐसे कुछ, है ना। यहाँ यही डिस्टेंस को निकालना है। तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी निकालने की जरूरत है क्या? बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। फाइनल क्या होगा? 0 और इस पॉइंट के बीच क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच है ना। तो इस पॉइंट पे इसका क्या है? टोटल जो एनर्जी 0 हो गया है काइनेटिक, वो किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? V इंटू क्यू नॉट। V मतलब पोटेंशियल ड्यू टू इसके वजह से, इस पॉइंट पे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? V पोटेंशियल क्या? के क्यू बाय आर इंटू क्यू नॉट। तो यहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी, जो भी है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये लगा दो, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0 काइनेटिक एनर्जी प्लस के क्यू नॉट बाय आर। ये पोटेंशियल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, जिस पॉइंट पे ये वापस मुड़ रहा है। तो यही डिस्टेंस हमको निकालना था, क्लोजेस्ट सबसे कम दूरी बचा था तभी इन दोनों के बीच, वही निकालना है।
आर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या 2k³ डिवाइडेड बाय mv0²। ये आ गया, आर हमारा यहाँ से आ गया। और अगर ऐसा हो, इस बार हमारा क्या था, ये फिक्स्ड किए थे हम इसको, अगर ये फिक्स नहीं हुआ तो क्या होगा, तब किस टाइप का आएगा रिलेशन, तो देखते हैं फिर। अगर ये फिक्स नहीं है, सिर्फ रेस्ट में इनिशियल, ऐसा है कुछ, ये m0 m1 m0 देखते हैं, b0 से आया, ये हमारा m1 और ये रेस्ट में इनिशियल, तो क्या होगा, एक दूसरे फोर्स लगाएगा। अगर ये इधर की तरफ आ रहा था, इस पे फोर्स अपोजिट लग रहा था, दोनों पॉजिटिव चार्ज अपोजिट लग रहा था, तो इसको डीएक्सेलरेट कर रहा था ये, और ये रेस्ट में था, इस पे फोर्स इधर की तरफ, तो ये भी तो मूव करना चालू कर देगा। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कब अप्रोच होगा, ये बढ़ता, इसकी वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी घट रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। एक समय आएगी जब दोनों की वेलोसिटी हमारी सेम हो जाएगी, उसके बाद इसकी वेलोसिटी तो आगे की तरफ बढ़ती ही जाएगी, इसकी और कम हो जाएगी, तो डिस्टेंस और ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। मीन्स क्लोजेस्ट तभी होगा जब दोनों आपका सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, है ना। क्लोजेस्ट डिस्टेंस is occur when both moving with same velocity। तो यहां से हम वेलोसिटी निकालते हैं, अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमारा मोमेंटम क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, कंजर्व होगा मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लगता है तो क्या होगा, यहां से देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, इनिशियली क्या था m0 v0, फाइनली दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, m0 प्लस m1 इंटू v, यहाँ पे v आ जाएगा, क्लियर है। अब हम सॉल्यूशन फाइनल नहीं करेंगे, वो आप खुद निकाल लो, कुछ है नहीं है तो इतना तो आना चाहिए। चलिए ठीक है, ये क्या किस रिलेशन से आया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, ठीक है। अब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। हाँ अरे एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, इनिशियल क्या है, हाफ m0 v0 स्क्वायर, और इस साइड एंड में क्या हो जाएगा, दोनों की वेलोसिटी सेम, तो m0 प्लस m, ये काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के बीच का गैप अगर आर हो गया है तो k/q0 डिवाइडेड बाय r, यहाँ से ये r निकालना है, ये वाला भी यहाँ से निकल जाएगा, इसमें पुट कर देंगे और r फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।